नमस्कार। आज का विषय है पे एंड पे फिक्सेशन। लेकिन इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं कुछ शब्दों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा जिन शब्दों को बार बार रेलवे में सुना जाता है। सब्सटेंटिव पे। सब्सटेंटिव पे वो वह कहलाई जाती है जिस पोस्ट पर कार्य करने के लिए कर्मचारी को लगाया जाता है या उसका राइट है उस पोस्ट पर काम करने के लिए, तो उसके बदले में जो पे मिलती है वह उसकी सब्सटेंटिव पे कहलाई जाती है। यानी कि अपने मूल कैडर में कार्य करने के बदले में जो पे मिलती है वो सब्सटेंटिव पे कहलाई जाती है। लेकिन इसमें स्पेशल पे, पर्सनल पे या एक्स्ट्रा पे शामिल नहीं है। नोशनल पे यानी कि काल्पनिक पे। काल्पनिक पे वह पे है जो कर्मचारी के फिक्सेशन में तो जोड़ी जाती है लेकिन उसको मिलती नहीं है एक्चुअल में। जैसे मान लो कोई कर्मचारी ट्रेनिंग में है तो ट्रेनिंग के दौरान कर्मचारी को इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाता है लेकिन उसको एक्चुअल में दिया नहीं जाता। टाइम स्केल पे। टाइम स्केल पे वह पे कहलाई जाती है जिस पोस्ट पर वर्तमान में कर्मचारी कार्यरत है और उसकी पे इंक्रीमेंट लग लग कर आगे बढ़ाई जाती है तो वह उसकी सब्सटेंटिव पे कहलाई जाती है। वर्तमान में जिस ग्रेड या लेवल में कर्मचारी कार्यरत है और पे आगे बढ़ रही है इंक्रीमेंट लग के, तो वो उसकी टाइम स्केल पे है। प्रोफोर्मा फिक्सेशन। प्रोफोर्मा फिक्सेशन वह सिचुएशन है कि यदि कोई सीनियर कर्मचारी पदोन्नति से रह जाए और जूनियर कर्मचारी की पदोन्नति हो जाए, तब ऐसी स्थिति में सीनियर कर्मचारी को भी जूनियर कर्मचारी की पदोन्नति की डेट से पदोन्नति का लाभ दिया जाता है। लेकिन जो उसका फिक्सेशन है वह प्रोफोर्मा आधार पर किया जाता है और उसी तारीख से किया जाता है जिस तारीख से जूनियर कर्मचारी को पदोन्नति का लाभ दिया गया है। इसमें एक्चुअल पेमेंट नहीं मिलता। एक्चुअल पेमेंट तभी से मिलता है जब सीनियर कर्मचारी उस पद पर ज्वाइन कर ले। स्टेपिंग अप ऑफ द पे। यह वह सिचुएशन है जब किसी सीनियर कर्मचारी की पे जूनियर कर्मचारी से कम चल रही हो, तब ऐसी स्थिति में सीनियर कर्मचारी स्टेपिंग अप के लिए आवेदन करेगा। लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें हैं। शर्तें यह हैं कि दोनों एम्प्लॉई एक ही ग्रेड और एक ही लेवल में कार्यरत हों वर्तमान में। दूसरे ये है कि उनका उस पोस्ट या लेवल पर जो सोर्स है वो एक जैसा हो, यानी कि जूनियर कर्मचारी को एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट वगैरह ना मिले हो या वो किसी रनिंग कैडर से ना आया हो। आगे है कि सीनियर कर्मचारी की पे डीएनडीआर की वजह से कम ना हुई हो या सीनियर कर्मचारी ने पे फिक्सेशन का लाभ ऑप्शन के आधार पर लिया हो, जूनियर ना लिया हो, सीनियर कर्मचारी ने ऑप्शन का लाभ ना लिया हो और जूनियर कर्मचारी ने ऑप्शन का लाभ लिया हो, तो ऐसी स्थिति में भी पे कम ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में स्टेपिंग अप का लाभ नहीं देते। आगे सिचुएशन ऑफ पे फिक्सेशन, यानी कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थिति है जिसमें पे फिक्सेशन किया जाता है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट यानी कि प्रथम नियुक्ति के समय। तो प्रथम नियुक्ति के समय जो लेवल है, जिस लेवल में कर्मचारी की भर्ती हुई है उस लेवल का जो फर्स्ट स्टेज है उस पे कर्मचारी को उस पर कर्मचारी का पे फिक्सेशन किया जाता है। अगर किसी कर्मचारी को एडवांस इंक्रीमेंट दे के पोस्ट किया जाता है तब उसको उस आधार पर उसका पे फिक्सेशन होता है। प्रमोशन के बारे में मैंने आगे समझाने का प्रयास किया है। उसी तरह से एमएसीपी और प्रमोशन में सेम तरह से फिक्सेशन होता है। कैडर टू एक्स कैडर, एक्स कैडर टू एक्स कैडर, एक्स कैडर टू हायर एक्स कैडर। तो इसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जिस पोस्ट पर कर्मचारी जा रहा है एक्स कैडर पोस्ट पे काम करने के लिए या हायर एक्स कैडर पोस्ट पे काम करने के लिए, जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अनुसार पे फिक्सेशन होता है। लेकिन मेन बात है कि जब एक्स कैडर से अपने कैडर में आता है तब फिक्सेशन कैसे होता है। तो इसमें सिंपल है कि अगर कर्मचारी अपने कैडर से बाहर कार्य करने नहीं जाता और अपने कैडर में कार्य करता रहता तो उसका फिक्सेशन कैसे कैसे आगे बढ़ता है इंक्रीमेंट लग के, तो उसी आधार पर उसका फिक्सेशन किया जाएगा। रीअपॉइंटमेंट के मामले में जैसे फर्स्ट अपॉइंटमेंट के मामले में पे फिक्स होती है उसी तरह से रीअपॉइंटमेंट के मामले में पे फिक्स होती है। रिवर्सन इन लोअर स्टेज अंडर डीएनडीआर, यानी कि डीएनडीआर की वजह से लोअर स्टेज पे अगर किसी को पनिशमेंट हुआ है तो लोअर स्टेज पे फिक्स कर दी जाती है। अगर लोअर ग्रेड में हुआ है डीएनडीआर के अंतर्गत तो लोअर ग्रेड में पे फिक्स कर दी जाती है। इसको हम डीएनडीआर चैप्टर में समझेंगे। मेडिकल डिक्टाइज के मामले में पे में बदलाव नहीं होता, लेकिन अगर कोई रनिंग कर्मचारी नॉन रनिंग में आता है तब उसको 30% का लाभ दिया जाता है। सरप्लस के मामले में पे का
नुकसान नहीं होता, सेम पे रहती है। लेकिन मेडिकल सरप्लस के मामले में अगर कोई कर्मचारी लोअर पोस्ट यानी कि ग्रेड में काम करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करता है, तब ऐसी स्थिति में उसकी पे कम की जा सकती है। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के मामले में अगर कर्मचारी इंटरमीडिएट ग्रेड में काम कर रहा है और उसका ट्रांसफर होता है रिक्रूटमेंट ग्रेड में, तब ऐसी स्थिति में उसकी पे कम कर दी जाती है अगर उसकी सर्विस प्रमोशन वाले ग्रेड में 1 साल से कम है। अगर 1 साल से ज़्यादा है तो उसकी पे कम नहीं की जाएगी, यानी कि उसको उसी लेवल वाले स्टेज पर रखा जाएगा जिस स्टेज में उसका ट्रांसफ़र हुआ है, और जो शेष धनराशि है उसको पर्सनल पे बना दिया जाता है। पे प्रोटेक्शन दे के उसको पे फिक्स की जाती है उसकी, अगर 1 साल से ज़्यादा का है। 1 साल से अगर कम है प्रमोशन पाए हुए, तब उसको ये लाभ नहीं मिलता। अगर कोई रनिंग कर्मचारी जीडीसी के तहत दूसरी पोस्ट पर भर्ती होता है, तब उसको रनिंग कैडर का लाभ मतलब 30% का लाभ नहीं मिलता। ये मैंने ये भी बताया है कि इनिशियल डेजिग्नेशन क्या है, उनकी ग्रेड पे क्या है और उनका पे लेवल क्या है, पे उनकी इनिशियल कितनी रहती है और उनका स्टाइपेंड के रेट क्या रहते हैं। यहाँ मैं ये बता दूं कि ज़्यादातर में जो मिनिमम स्टेज है पे की, वही स्टाइपेंड का रेट रहता है, लेकिन कुछ मामलों में कम है। एक ये भी है कि जो कर्मचारी सीजी से आते हैं और आर्टिजन कैडर में और उनके पास आईटीआई का डिप्लोमा नहीं है, तब ऐसी स्थिति में उनको 3 साल की ट्रेनिंग करनी होती है, तब उनके जो स्टाइपेंड के रेट हैं वो अलग है। वो मैंने यहाँ दर्शाए हैं कि पहले साल में 18,000 है, दूसरे में 18,500, तीसरे में 19,100 है। ये मैंने 4200 एंड 4600 के स्टाइपेंड के रेट दर्शाए हैं। कुछ कुछ मामलों में कम है, कुछ में सेम है। अब मैंने ये पे फिक्सेशन बताने का प्रयास किया है। मैंने यहाँ पे दिखाया है कि अगर लेवल 4 से लेवल 5 में प्रमोशन होता है और कर्मचारी का पे चल रही है 30,500 लेवल 4 में, उसका लेवल 4 से लेवल 5 में प्रमोशन होता है, तो लेवल 4 के मैंने 3 स्टेजेस दिखाए हैं, लेवल 5 के 3 स्टेजेस दिखाए हैं। तो और ये बताया है कि विदाउट ऑप्शन किनको फ़ायदा होता है। विदाउट ऑप्शन उनको फ़ायदा होता है कि जिनकी इंक्रीमेंट की डेट 6 महीने से आगे है, उनको फ़ायदा होता है। तो कर्मचारी की पे चल रही है 30,500 और 30,500 से एक स्टेज नीचे लाके, यानी कि प्रमोशनल इंक्रीमेंट देके 31,400, और 31,400 में फिर हम लेवल 5 में देखते हैं तो उसका 31,900 है वहाँ पर, तो 31,900 उसकी फिक्स कर दी जाती है प्रमोशन पर विदाउट ऑप्शन। अब कोई कर्मचारी ऑप्शन पे अपना फिक्सेशन कराना चाहता है तो यह तब फायदेमंद होता है जब कर्मचारी की इंक्रीमेंट की डेट 6 महीने के अंदर आ जा रही हो, तब उसको फायदा होता है। तो कर्मचारी की पे चल रही है 30,500, उसको 2 स्टेज नीचे लाएंगे, एक स्टेज जो है एनुअल इंक्रीमेंट वाला और एक स्टेज प्रमोशन वाला। तो एक स्टेज नीचे 31,400, दूसरा स्टेज 32,300, तो 32,300 का आगे है 32,900, तो ऑप्शन पे उसका जो फिक्सेशन होगा 32,900 पर होगा। मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। हर बार की भांति शॉर्ट क्वेश्चन इस बार भी रखे हैं। रिवाइज्ड स्केल रिवाइज्ड पे RSRP का प्रयोग छठे वेतन आयोग में किया गया था। वैकल्पिक आधार पर वेतन निर्धारण की जो समय सीमा है वो 1 माह है, यानी कि कोई कर्मचारी अगर अपना वेतन निर्धारण कराना चाहता है विकल्प के आधार पर, 7937 इसका PS नंबर है, तो उसको 1 माह के अंदर अपना आवेदन देना होगा। 7वें वेतन आयोग के लिए जो गुणांक रखा गया था वो 2.57 रखा गया था। 7वें वेतन आयोग में जो अधिकतम वेतन है वह 2,25,000 है लेवल 17 में। 7वें वेतन में जो न्यूनतम वेतन है वह 18,000 है। रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर का प्रयोग 7वें वेतन आयोग से किया गया। ग्रेड पे का प्रयोग छठे वेतन आयोग में किया गया। 7वां वेतन आयोग 1/1/2016 से लागू है। छठा वेतन आयोग 1/1/2006 से लागू है। 5वां वेतन आयोग 1/1/96 से लागू है और चौथा वेतन आयोग 1/1/86 से लागू है। वेतन निर्धारण का जो विषय है वो IREC वॉल्यूम 2 में दिया गया है। समय से पूर्व वेतन वृद्धि देने के लिए सक्षम राष्ट्रपति हैं या वो किसी को पावर डेलीगेट करें। छठे CPC में वेतन बैंड की संख्या 4 थी। सभी कर्मचारियों की एक ही वेतन वृद्धि जुलाई 6 CPC से हुई और 7 CPC में तो 2 डेट कर दी वेतन वृद्धि की, 1 जनवरी और जुलाई। रनिंग कर्मचारी यदि GDC के तहत दूसरे पद पर चयनित होता है तब 30% का अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा, ये मैंने पीछे ही बताया था। यदि कोई कर्मचारी 1/1/16 को स्टडी अवकाश पर है तब 1/1/16 से ही 7 CPC का हकदार होगा। मेडिकल आधार पर विकोटिगत रनिंग कर्मचारी को अन्य पद पर लगाने पर 30% का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।
अगर किसी कर्मचारी को वेतन का अतिरिक्त लाभ देकर नियुक्त किया गया है तब वरिष्ठ कर्मचारी को स्टेपिंग अप का लाभ नहीं मिलेगा। पदोन्नति के पश्चात अपनी प्रार्थना पर बाहर स्थानांतरण के मामले में कितनी सर्विस के बाद पे प्रोडक्शन का लाभ मिलता है? 1 वर्ष के बाद पे प्रोडक्शन मिलता है, जैसे मैंने पीछे बताया था। यदि कोई कर्मचारी 1/1/16 को अवकाश पर है तब 1/1/16 से ही 7 CPC का हकदार होगा। यदि कोई कर्मचारी 1/1/16 को निलंबन में है तब 7 CPC का ही निलंबन भत्ता दिया जाएगा तथा संशोधित वेतन निर्धारण निलंबन पर अंतिम आदेश के अनुरूप दिया जाएगा। यानी कि जो भी निलंबन का फैसला होगा उसके अकॉर्डिंग उसका फिक्सेशन होगा। लोको पायलट तथा गार्ड कोटि में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण आरबी नंबर दर्शाया गया है 54/2014 के अंतर किया जाएगा। 2 कैटेगरी ऐसी हैं, एक लोको पायलट वाली कैटेगरी, एक गार्ड वाली कैटेगरी। इनके जब प्रमोशन होते हैं तो हर बार प्रमोशन पे या अपग्रेडेशन पे इंक्रीमेंट दिए जाने का प्रोविजन नहीं है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है। तो ये जो दर्शाया गया है वो आरबी नंबर 54/2014 में दर्शाया गया है। छठे CPC में जो वेतन गुणांक है वो 1.86 था और 7वें वेतन आयोग में जो एवं ग्रुप बी का जो लेवल है पे लेवल वो लेवल 8 है और ग्रुप ए का जो पे लेवल है वो लेवल 10 है। मंडल स्तर पर जो पे मास्टर होते हैं वो DPO होते हैं। स्टेगनेशन वेतन वृद्धि में महंगाई भत्ता हाँ दिया जाएगा। अधिकतम कितनी स्टेशन वेतन वृद्धि दिया जाने का प्रावधान है? 3 स्टेगनेशन वेतन वृद्धि दिए जाने का प्रोविजन है। ज्वाइनिंग टाइम के दौरान कर्मचारी किस पद का वेतन पाएगा? पुराने पद का वेतन पाता है। रेलवे खिलाड़ियों के कोचों को सेवा काल के दौरान कितनी अधिकतम वेतन वृद्धि दी जा सकती है? 5। रेलवे खिलाड़ियों को भी और उनके कोच को भी 5 अतिरिक्त वेतन वृद्धि, एडवांस वेतन वृद्धि दी जा सकती है। जहाँ अगर गलती से पदोन्नति दे तिथि के बाद की गई है तब ऐसी स्थिति में एरर का भुगतान नहीं किया जाएगा। गुड्स गार्ड ग्रेड पे 2800 को स्टेशनरी जॉब में अगर रखा जाता है तो उसको 4200 के इक्वल माना जाएगा। आरबी नंबर 53/2011 में बताया गया है। और ग्रुप बी के मामले में बताया गया है कि किस रनिंग के किस ग्रेड पे को किस ग्रेड पे के बराबर माना जाएगा। वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी जूनियर स्केल ऑफिसर हैं। अपनी प्रार्थना पर अंतर रेलवे अंतर मंडलीय स्थानांतरण पर पदोन्नति के बाद सर्विस होना जरूरी, कम से कम 1 वर्ष की सेवा होना जरूरी है, तभी उसको पे फिक्सेशन का लाभ मिलेगा, पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा। जो है सब्स्टिट्यूट को वेतन वृद्धि देने के लिए समय की गणना मतलब टेम्परेरी स्टेटस मिलने के बाद से, यानी कि जो सब्स्टिट्यूट लगते हैं उनको टेम्परेरी स्टेटस मिलता है 120 दिन के बाद और उसके आगे से जो है वेतन वृद्धि के लिए गणना की जाती है। शुरू से उनके वेतन वृद्धि की गणना नहीं की जाती है। 18 वर्ष से कम की अवधि के मामले में वह अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जाएगी। यानी कि अगर कोई कर्मचारी 18 वर्ष से पहले रेल सेवा में आता है तब ऐसी स्थिति में हमने अनुकंपा के आधार पर चैप्टर में बताया था कि 18 वर्ष से कम की एज होने पर भी सर्विस में भर्ती हुआ जा सकता है, लेकिन उस अवधि को वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिना जाएगा। वेतन वृद्धि देने के लिए ट्रेनिंग की अवधि को गिना जाएगा। वो 1/10/90 से ये रूल लागू हुआ, उससे पहले ये रूल लागू नहीं था। महीने की पहली तारीख से वेतन वृद्धि लगना शुरू 1/1/73 से है ये नियम। नमस्कार, मैं शीघ्र ही अगला वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा।